हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन सेक्टर पर। चर्चा करेंगे आज हम लोग। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लॉकडाउन में जो ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, उन बच्चों के लाभ के लिए निश्चय आईएएस एकेडमी इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लासेस यूट्यूब पर डाल रहा है। अतः आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि निश्चय आईएएस एकेडमी की टीम का मनोबल बना रहे और आपके लिए निरंतर अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास किया जाए। चलो हम बात करते हैं आज वैदेशिक क्षेत्र। फॉरेन सेक्टर की बात करें फॉरेन सेक्टर की बात, वैदेशिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वैदेशिक क्षेत्र का अर्थ होता है कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक गतिविधि जो विदेशी मुद्रा में संपन्न हो। हमेशा ध्यान दो, वैदेशिक क्षेत्र का अर्थ है वे सभी आर्थिक गतिविधि जो विदेशी मुद्रा में संपन्न हो, जैसे आयात निर्यात। हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें हमेशा। दूसरी तरफ करेंट अकाउंट्स चालू खाता और पूंजी खाता, करेंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स की बात की जाए, ये वैदेशिक क्षेत्र का भाग है। भुगतान संतुलन की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट यह भी वैदेशिक क्षेत्र का पार्ट है। जो विदेशी ऋण है, फॉरेन बोरोइंग, वो वैदेशिक क्षेत्र का पार्ट है। इसी भी की बात करें हम लोग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये सब के सब फॉरेन सेक्टर का पार्ट है। सामान्य अर्थ यही है कि वैदेशिक क्षेत्र में उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो आर्थिक गतिविधि विदेशी मुद्रा में संपन्न होती है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, करेंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन डेब्ट की बात करें और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की बात करें। इस सब कुछ विदेशी मुद्रा में। मान लिया जाए एनआरआई डिपॉजिट, जो विदेशी मुद्रा में डिपॉजिट करता है, वह भी ये जो निवेश है, विदेशी निवेश, सिंपल चीजें, चाहे आपका एफडीआई हो और चाहे पोर्टफोलियो निवेश हो,
ये सब फॉरेन सेक्टर का पार्ट है। एक बात याद रखना आपको, हर वह आर्थिक गतिविधि वैदेशिक क्षेत्र का पार्ट कहलाएगी जहां लेन देन विदेशी मुद्रा में हो, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एनआरआई डिपॉजिट, ईसीबी, विदेशी ऋण, बैलेंस ऑफ पेमेंट, चालू खाता और पूंजी खाता की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, ये सब के सब विदेशी मुद्रा में संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे कि जब विदेशी मुद्रा की बात की जाती है कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग बार बार होगा, जैसे हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी की बात है। हमेशा हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी की बात करें, चीज हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? ऐसी करेंसी जो किसी दूसरे करेंसी में परिवर्तनीय हो। तथा मूल्य में वृद्धि या मूल्य स्थिर हो। हमेशा ध्यान दो, ऐसी करेंसी जो दूसरे करेंसी में परिवर्तनीय हो तथा मूल्य में वृद्धि हो या मूल्य स्थिर हो, उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। सिंपल चीज है कि ऐसी करेंसी जिसकी मांग ज्यादा हो पर सप्लाई कम हो। इसे कहते हैं हार्ड करेंसी। हमेशा जैसे डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, हमेशा ध्यान दो यह हार्ड करेंसी है। इसको पलट दो आप सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी का मतलब यह है, हमेशा ध्यान दो, कि जो अन्य करेंसी में कम परिवर्तनीय हो। सॉफ्ट करेंसी हमेशा ऐसी करेंसी जो अन्य करेंसी में
कम परिवर्तनीय हो तथा मूल्य में गिरावट की आशंका ज्यादा हो। हमेशा ध्यान दो, ऐसी करेंसी जो अन्य करेंसी में कम परिवर्तनीय हो तथा मूल्य में गिरावट की आशंका ज्यादा हो। और जब मूल्य में गिरावट की आशंका ज्यादा होगी तो उसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय रुपया एक सॉफ्ट करेंसी है। हमेशा ध्यान, सॉफ्ट मनी अलग है और सॉफ्ट करेंसी अलग है। सॉफ्ट मनी का मतलब होता है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, जैसे हम सामान्यतः सॉफ्ट मनी को हम चीप मनी के अर्थ में भी लेते हैं, पर यदि चीप मनी का अर्थ है न्यूनतम ब्याज दर और आसान शर्त पर उधार प्राप्त हो, और सॉफ्ट करेंसी का अर्थ है अन्य करेंसी में कम परिवर्तनीय हो, और यदि अन्य करेंसी में परिवर्तन हो भी तो मूल्य में तेजी से गिरावट है। इसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। यही पे एक शब्द है व्हीकल। हम करेंसी की बात करें, व्हीकल करेंसी का मतलब होता है व्हीकल करेंसी ऐसी करेंसी, हमेशा किसी देश की ऐसी करेंसी जिसमें अन्य देशों से व्यापार हो पर देश उसमें भागीदार ना हो। किसी देश की करेंसी जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, किंतु वह देश जैसे डॉलर की बात की जाए, हमेशा ध्यान दो, जैसे डॉलर की बात की जाए, किसी देश की करेंसी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो किंतु उस देश का उसमें भागीदार होना आवश्यक नहीं है, जैसे अमेरिकन डॉलर एक मुद्रा है। मान लिया जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच व्यापार हो रहा है तो दोनों के बीच व्यापार डॉलर में होगा। अब अमेरिका इन दोनों के व्यापार में शामिल हो या ना हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं। जैसे ब्रिटिश पाउंड में पूरी दुनिया के सारे देश ब्रिटिश पाउंड में व्यापार करते हैं, पर ब्रिटेन का उस व्यापार में शामिल होना आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने कहा जापानी येन एक व्हीकल करेंसी है, क्योंकि जापानी येन में पूरी दुनिया में व्यापार हो सकता है, पर जापान का उस व्यापार का भाग बनना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जितनी भी हार्ड करेंसी है, चाहे वह ब्रिटिश पाउंड हो, चाहे अमेरिकन डॉलर हो, चाहे यूरोपियन का यूरो हो, चाहे जापानी येन हो, ये सब के सब
व्हीकल करेंसी हैं। अब देखो, अब ठीक इसी तरह एक नया शब्द है, हस्तक्षेपक मुद्रा की बात की जाए। हस्तक्षेपक मुद्रा की यदि बात की जाए, इंटरवेंशन, हम करेंसी की बात करें, इंटरवेंशन करेंसी, पूरी बात ध्यान देना। ये जो इंटरवेंशन करेंसी है, हस्तक्षेपक मुद्रा कहते हैं इसे। सिंपल चीज है कि बाजार में एक्सचेंज रेट को स्थिर करने के लिए जिस मुद्रा की खरीद और बिक्री की जाती है, अर्थात जिस मुद्रा के माध्यम से हस्तक्षेप करके बाजार में स्थिरता को, स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाता है, उसे कहते हैं हस्तक्षेपक मुद्रा। इस प्रकार हम करेंसी की बात करें, व्हीकल करेंसी, इंटरवेंशन करेंसी, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। पर एक प्रश्न, जब एक्सचेंज रेट की बात की जाती है, एक्सचेंज जब रेट की हम बात करते हैं तो दो शब्द आते हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक तो पहली बात नियर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज हम रेट की बात करें, हमेशा ध्यान दो। जब एक्सचेंज रेट की बात की जाती है, एक्सचेंज हम रेट की बात करें, इसे कहा जाता विनिमय दर। जब हम विनिमय दर की बात करते हैं तो दो चीज होती है विनिमय दर के संबंध में। एक शब्द है नियर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और दूसरा शब्द है, इसको नियर कहते हैं, और दूसरा शब्द है रियर। इसे कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अक्सर जब आप इसको विशेष रूप से सांकेतिक भी कहते हैं, इसको कहते हैं रियल। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज हम रेट की बात करें। एक शब्द है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और दूसरा शब्द है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज हम रेट की बात करें। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल का समान अर्थ होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, विदेशी विनिमय बाजार में प्रचलित किसी विदेशी मुद्रा की एक इकाई का विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की एक इकाई का घरेलू मुद्रा में जो मूल्य है, हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, विदेशी विनिमय बाजार में जो फॉरेन करेंसी है कि एक इकाई का घरेलू मुद्रा में मूल्य, फॉर एग्जाम्पल जैसे $1 का, हमेशा ध्यान दो, रुपए में जो मूल्य है, $1 का रुपए में जो मूल्य है उसे कहा जाता है नियर। कई जगह इकोनॉमिक सर्वे में इसे कई जगह सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब सांकेतिक विनिमय दर कहा जाता है इसे। हमेशा जाना, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इकोनॉमिक सर्वे में कई जगह सांकेतिक विनिमय दर कहा जाता है। हमेशा टोकन की बात करें, जैसे मैंने कहा $1 का रुपए में मूल्य ही नियर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए $1 में 70 रुपए हो रहा है, इसे ही कहते हैं नियर। पर रियल क्या है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? हमेशा ध्यान दो, जब नियर को क्या करते हैं, मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करना। रियल शब्द है। मैंने क्या कहा? वास्तव में क्या है वो अलग होता है, सांकेतिक क्या है अलग है। जैसे थोड़ा सा ध्यान देने इस बात को, ये रियल शब्द है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज, हम रेट की बात करें, ये नॉमिनल शब्द है, नॉमिनल। इन दोनों शब्दों का प्रयोग आपको इकोनॉमिक सर्वे में बार बार होगा। और ये मैं कहना चाहता हूं, इकोनॉमिक सर्वे की 5 से 6 क्लास चलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीएससी कम से कम 4 से 5 प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से पूछता है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि वहां से प्रश्न में गलत न होने दूं, क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे की क्लास चलेगी तो इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा। नियर, रियल की बात करें हम लोग, तो जो रियर है, बस नियर को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दो, और जहां आप नियर को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करोगे, स्वाभाविक है रियर आ जाएगा। नियर, हम रियर की हमेशा, आरबीआई करता क्या है? आरबीआई अक्सर देखा जाए रियर की गणना करती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें। फिर एक प्रश्न, जैसे अक्सर हम बात करते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता, द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी की बात करें। मुद्रा की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? इसका सामान्य अर्थ होता है जब एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बिना किसी रोक के
बदल जाए। जब एक देश की मुद्रा, फॉर एग्जाम्पल इंडियन करेंसी, भारतीय रुपया डॉलर में या डॉलर रुपए में चेंज हो जाए, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी ब्रेकर के, जब एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में, दूसरे देश की मुद्रा में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी ब्रेकर के कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता। सामान्यतः देखा जाए, जब मुद्रा की परिवर्तनीयता की बात करते हैं तो सबसे पहले करंट अकाउंट्स, चालू खाते की परिवर्तनीयता या चालू खाते पर और दूसरी चीज पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, सॉरी करेंट अकाउंट्स, और नंबर 2 कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। चालू खाते की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? करेंट अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। जो दृश्य और अदृश्य व्यापार है, इस पर जिस विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, यहां बिना किसी रोक टोक के दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट होने की सुविधा। सिंपल चीजें, करेंट अकाउंट्स में जितनी चीजें आती हैं उस पर मुद्रा की परिवर्तनीयता लागू हो जाए तो उसे कहते हैं चालू खाते की परिवर्तनीयता। भारत में यह लागू है, लेकिन हम पूंजी खाते की बात करें, परिवर्तनीयता की बात करें, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, कैपिटल अकाउंट्स में ऋण भी आता है। हम ऋण की भी बात करें, कैपिटल अकाउंट्स में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट्स के जितने आइटम हैं उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है या जा रही है, उस पर जब मुद्रा की परिवर्तनीयता को लागू किया जाता है तो उसे कहते हैं पूंजी खाते की परिवर्तनीयता। अब एक बात याद रखना, कहा जाता है पूंजी खाते पर आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। तारापुर कमेटी ने इस पर कैपिटल अकाउंट्स पर परिवर्तनीयता को लागू करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। बेशक कुछ सुझावों को एक्सेप्ट भी किया गया। हाल की यदि हम बात करें कि पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के संबंध में कुछ कदम उठाए गए, जैसे भारतीय कंपनियों को प्रतिवर्ष 50 करोड़ डॉलर तक के विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक मार्ग से, हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहली चीज इस पर कंपनियों को प्रतिवर्ष 50 करोड़ डॉलर तक के विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक मार्ग से मतलब 50 करोड़ डॉलर तक की विदेशी निवेश को भारतीय कंपनियां मंगा सकती हैं। दूसरी चीज यह कहा जाए, भारतीय कंपनियों को उनकी विदेशी वाणिज्यिक जो उधारियां हैं
हमेशा ध्यान दो, एक्सटर्नल कॉमर्शियल जो बारोइंग है, ऑटोमेटिक मार्ग से समय पूर्व चुकाने की अनुमति है। हमेशा ध्यान दो, मतलब यह कहा गया था नंबर 2, ECB को एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, विदेशी वाणिज्यिक उधारियां को समय पूर्व ऑटोमेटिक मार्ग से चुकाने की अनुमति। यदि राशि 50 करोड़ डॉलर से अधिक है, भारतीय कंपनियों को ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग को समय पूर्व ऑटोमेटिक मार्ग से चुकाने की अनुमति दी गई, पर शर्त है यदि राशि 50 करोड़ डॉलर से अधिक है और यह अनुमति प्रतिवर्ष दी गई है। तीसरी बात, व्यक्तियों को विदेशी संपत्ति, शेयर इत्यादि में प्रतिवर्ष $2.5 लाख निवेश करने की अनुमति है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम तीसरी चीज बात करें, व्यक्तियों को विदेशी संपत्ति, शेयर में प्रतिवर्ष $2.5 लाख निवेश की अनुमति दी गई है। ये 3 बातें कैपिटल अकाउंट्स की बात करें कि भारतीय कंपनियां प्रतिवर्ष ऑटोमेटिक रूट से 50 करोड़ डॉलर तक की विदेशी निवेश कर सकती हैं। नंबर 2, भारतीय जो कंपनियां हैं अपने विदेशी उधारियों को एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग की बात करें, समय पूर्व ऑटोमेटिक मार्ग से, ऑटोमेटिक मार्ग का मतलब होता है सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती, चुकाने की अनुमति है, पर शर्त यह है राशि 50 करोड़ डॉलर से अधिक हो और यह अधिकार प्रति वर्ष दिया गया है, प्रति वर्ष। तीसरी चीज, व्यक्तियों को विदेशी संपत्ति और शेयर में प्रतिवर्ष $2.5 लाख निवेश की अनुमति दी गई है। इस प्रकार देखा जाए कि मुद्रा की परिवर्तनीयता के संबंध में सरकार ने पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है और सरकार धीरे धीरे पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर अग्रसर हो रही है। बड़ी चीज, इसमें एक शब्द है ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल, हम बारोइंग की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग की बात की जाए, ECB ECB की बात करें,
अब थोड़े से इसे लिबरलाइज की है सरकार, इसको बहुत ही लिबरल बना रही है सरकार। और मार्च 2019 में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ईसीबी के उदारीकरण के संबंध में नीतिगत निर्णय की बात की जाए, सरकार ने क्या निर्णय लिया है? पहली बात, सभी योग्य निकाय, योग्य क्या होता है? क्वालिफाइड, जितने भी क्वालिफाइड सिस्टम है, कोई यूनिट्स है, प्रतिवर्ष 75 करोड़ अमेरिकन डॉलर तक ईसीबी के तहत ऑटोमेटिक, बिना किसी अनुमति के ले सकती है। पहली बात ध्यान दो, सभी योग्य निकाय, क्वालिफाइड सिस्टम या कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रतिवर्ष 75 करोड़ डॉलर या 750 मिलियन डॉलर, ध्यान दो, प्रतिवर्ष 75 करोड़ डॉलर या 750 मिलियन डॉलर स्वतः अनुमोदित मार्ग से कितनी अच्छी बात है। हम योग्य निकाय की बात करें और योग्य निकायों का विस्तार किया गया, इनकी जो सूची है उसका विस्तार किया गया। सभी योग्य निकाय जिसमें पोर्ट ट्रस्ट, सेज, सिडबी, एग्निम और पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस, योग्य निकाय में इनका विस्तार और विस्तार में कहा पोर्ट ट्रस्ट, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हम तीसरी चीज बात करें, एक्जिम बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब योग्य निकाय की बात करें। जितने भी पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस है, रजिस्टर्ड ये सब के सब योग्य निकाय में आते हैं। गवर्नमेंट का निर्णय देखो आप, ऑटोमेटिक मार्ग से 75 करोड़ डॉलर तक ईसीबी के तहत एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग के तहत उधार ले सकते हैं। नंबर 2, पब्लिक सेक्टर की जो आयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की, सार्वजनिक क्षेत्र की आयल मार्केटिंग कंपनियां अपनी वर्किंग कैपिटल का, हमेशा ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 अरब डॉलर की बात करें, 10 अरब डॉलर तक ईसीबी को स्वतः अनुमोदित मार्ग से ले सकते हैं, बशर्ते इन ऋणों की औसत मैच्योरिटी न्यूनतम 3 वर्ष हो। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां
अपनी वर्किंग कैपिटल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता के लिए 10 अरब डॉलर तक ईसीबी के तहत स्वतः अनुमोदित मार्ग से ले सकते हैं, बशर्ते परिपक्वता अवधि न्यूनतम 3 वर्ष हो। पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल कंपनियां हैं अपनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं के लिए 10 अरब डॉलर तक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग के तहत स्वतः अनुमोदित मार्ग से ले सकते हैं। शर्त यह है कि उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है न्यूनतम 3 वर्ष हो। हम तीसरी चीज बात करें, सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कंपनी 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक ईसीबी के तहत ले सकती है। हमेशा सभी विनिर्माण कंपनी ये 50 मिलियन डॉलर तक हमेशा $50 मिलियन तक ईसीबी के तहत स्वतः अनुमोदित मार्ग से किसी की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं उधार ले सकती हैं। $50 मिलियन तक ले सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इनके जो मैच्योरिटी पीरियड है कम से कम 1 वर्ष हो। शर्त है ऋणों की परिपक्वता अवधि न्यूनतम 1 वर्ष हो। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। और एक सबसे बड़ी चीज तो यह कि सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए चाहती है कि निवेश ज्यादा हो, बड़े पैमाने पर निवेश हो और कंपनियां अपना विस्तार करें। इसलिए सरकार ने कंपनियों को यह अधिकार दे दिया कि आप विदेशों से उधार ले सकते हैं। अर्थात जहां पहले गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होती थी, अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या बनाया कि जितने भी क्वालिफाइड यूनिट से कंपनियां निकाय हैं प्रतिवर्ष $75 करोड़ तक ले सकती हूं उधार। पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है अपने वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10 अरब डॉलर तक स्वतः अनुमोदित मार्ग से ले सकते हैं। शर्त यह कि उनके जो मैच्योरिटी पीरियड है, परिपक्वता जो अवधि है, न्यूनतम 3 वर्ष हो। तीसरी बात, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यह $50 मिलियन तक ईसीबी के तहत स्वतः अनुमोदित मार्ग से उधार ले सकते हैं, पर इन्हें इनके ऋणों की मैच्योरिटी पीरियड न्यूनतम 1 वर्ष होना चाहिए। सच तो यह है कि सरकार विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध दिख रही है। यह अलग चीज है कि वर्तमान में कोरोना वायरस का जो प्रभाव है, हो सकता है गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी चेंज हो जाए। हम देखते हैं गवर्नमेंट कोरोना वायरस के प्रभाव के कम होने के बाद या लॉकडाउन समाप्त होने के बाद
अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस तरह कदम उठाना चाहती है सरकार, क्या चाहती है सरकार। हो सकता है ईसीबी के तहत पॉलिसी चेंज हो जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए। पर भविष्य में क्या होगा, यह सरकार का अपना निर्णय है। अभी तक गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है। सच में गवर्नमेंट विदेशी निवेश को प्रमोट करने के लिए हमेशा ध्यान दो इस बात को कि हम लोग बात कर चुके थे, या तो अनुमोदित मार्ग है या तो ऑटोमेटिक मार्ग है। जो अनुमोदित मार्ग में हम लोग बात कर चुके थे, FIPB और CCEA, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। अब गवर्नमेंट इसको समाप्त कर चुकी है और सरकार ने यह निर्णय लिया कि संबद्ध मंत्रालय अब मंत्रालय डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोयला मंत्रालय है, यदि कोयला मंत्रालय विदेशी निवेश की अनुमति चाहता है, यह विदेशी निवेश चाहता है, तो डिसीजन उसका अपना होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता होगी, या कोई नियामक बोर्ड होगा, कोई रेगुलेटरी बोर्ड होगी, वह डिसीजन लेगी। इसका उद्देश्य यही था, विदेशी निवेश को अनुमति देने के लिए जितनी भी तरह की जटिलता है उन सबको समाप्त कर दिया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ देश एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए फ्री पोर्ट की बात करते हैं। एक शब्द है फ्री पोर्ट। फ्री पोर्ट क्या होता है? ऐसा बंदरगाह या हवाई अड्डा जहां टैरिफ नहीं लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्री पोर्ट है, विदेश से कोई सामान आया, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, पर चीजें पुनः एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। हम उसे कहते हैं फ्री पोर्ट। पर यदि ये फ्री पोर्ट है, विदेश से कोई सामान आया, टैरिफ नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां से यदि कोई सामान देश के आंतरिक भागों में एंट्री किया तो वहां शुल्क लगेगा। टैरिफ का मतलब होता है शुल्क, तो शुल्क लग जाएगा। समांतर देखा जाए सिंगापुर, एक फ्री पोर्ट की बात करें हम लोग। दूसरी चीज, अक्सर एक शब्द है काउंटरवेलिंग ड्यूटी की बात करें। हमेशा जान लो काउंटरवेलिंग ड्यूटी का अर्थ क्या होता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात करें, देखो होता क्या है। काउंटर करना, काउंटर का मतलब क्या होता है? उसको रोकना। जैसे ए नामक कोई देश है, ये कोई देश है, ये बी नामक कोई देश है, ये इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा? ये सब्सिडी देगा, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। ए नामक देश क्या करेगा? बी नामक देश में
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब्सिडी देगा, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर 10 रुपए का है, लागत 10 रुपया है, तो ए नामक देश अपने एक्सपोर्टर से ये कहेगा कि बी नामक देश में एक्सपोर्ट करो और 8 रुपए में बेचो। तो जो 2 रुपये का अंतर हो रहा है, ये 2 रुपया ये सरकार दे देती है। इसे कहते हैं निर्यात एक्सपोर्ट सब्सिडी। आप जब ये देश एक्सपोर्ट सब्सिडी देगा तो देश का बाजार इसके उत्पादों से भर जाएगा। पता चला कि सारा सामान इस देश का बिक रहा है, तो इस देश की कंपनियां तो बंद हो जाएंगी। अब ये देश क्या करेगा? इनके एक्सपोर्ट सब्सिडी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रतिशोध में जो ड्यूटी लगाता है उसे कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है, इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसके विरोध में जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे कहते हैं काउंटर वेलिंग। हम ड्यूटी की बात करें, अक्सर देखा होगा एक शब्द है डच डिजीज। डच डिजीज क्या होता है? जिसको कहते हैं डच बीमारी कहते हैं। ध्यान से सुने इस बात को। डच डिजीज का अर्थ क्या है? डच बीमारी कहते किसे हैं? इसका मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान देना इस बात को। डच, हम डिजीज की बात करें, होता क्या है? कोई ए नामक देश है, मान लिया जाए वो भारत है। अब इस बीमारी को देखो, एक देश भारत है। भारत क्या करता है? ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब यहां से तेल मंगाता है, वो आयल मंगाता है, आयल आयात करता है, इंपोर्ट करता है। बदले में क्या देगा इसको? डॉलर भुगतान देगा। जब डॉलर का भुगतान करेगा तो बताओ क्या होगा? कि डॉलर की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी, ग्रेटर देन डॉलर की सप्लाई। जब इंडिया सऊदी अरब से तेल का आयात करेगा तो भुगतान करेगा डॉलर में। इसका मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। परिणाम क्या होगा? पिछली क्लास को याद रखना, एक्सचेंज रेट को। डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। जैसे मैंने कहा डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई कम है, तो क्या होगा? डॉलर के मूल्य में वृद्धि होगी। और जब डॉलर के मूल्य में वृद्धि होगी तो भारतीय रुपये में क्या होगी? कमी। भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट। फॉर एग्जाम्पल, $1 में 60 रुपया हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तब डॉलर की डिमांड, पता चला अब डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, तो $1 में पता चला 70 रुपये हो गया। और जब रुपया कमजोर होगा डॉलर के सापेक्ष तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट, हर देश अपने निर्यात को प्रमोट करने के लिए वो पूरी कोशिश करता है उस देश उसकी जो करेंसी है विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष थोड़ी सी कमजोर हो, ताकि हमारा निर्यात बढ़ जाए। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि $1 में 70 रुपया हो रहा है,
और जब इंडियन करेंसी कमजोर होगी तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमारा उत्पाद क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। मान लिया जाए पता ये चला हमेशा ध्यान दो, अब भारत क्या कर रहा है? स्वयं स्वयं तेल का उत्पादन करने लगा। आज जब स्वयं तेल का उत्पादन करेगा तो जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही थी वो जाना बंद। परिणामतः विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी, और जब बाहर नहीं जाएगी तो विदेशी मुद्रा सप्लाई ज्यादा, और जब सप्लाई ज्यादा होगी हमेशा कमजोर, और जब विदेशी मुद्रा कमजोर होगी तो भारतीय रुपया मजबूत, और जब भारतीय रुपया इंडियन करेंसी जब मजबूत होगी, इंडियन करेंसी जब मजबूत होगी तो स्वाभाविक है उत्पाद महंगा, और जब महंगा होगा तो निर्यात कम, निर्यात कम होगा तो उत्पादन कम करना होगा। आज उत्पादन हम कम करेंगे तो कंपनी बंद, जब कंपनी बंद होगी तो रोजगार में कटौती, जब रोजगार में कटौती होगी तो गरीबी में वृद्धि होगी। हमेशा इसे ही कहा जाता है डच डिजीज। एक देश जिस वस्तु का आयात कर रहा है, इंडिया तेल का आयात करता था या कर रहा है, फ्यूचर में इंडिया ने तेल का आयात करना बंद कर दिया और स्वयं तेल का उत्पादन करने लगा, बल्कि तेल का एक्सपोर्टर बन गया मान लो। तो जब तेल का आयात नहीं होगा और तेल का निर्यात होगा तो जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही थी अब बाहर जाना बंद हो जाएगी। जब विदेशी मुद्रा डॉलर बाहर नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ी तो हमेशा ध्यान दो डॉलर की सप्लाई ग्रेटर देन डॉलर की डिमांड, और सप्लाई ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है डॉलर कमजोर होगा, और जब डॉलर कमजोर होगा तो रुपया क्या होगा? मजबूत। और जब रुपया मजबूत हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक डॉलर में 50 रुपये होता था, अब रुपया इतना मजबूत हो गया कि एक डॉलर में 40 रुपया हो रहा है, तो हमारा उत्पाद महंगा हो जाएगा। और जब उत्पाद महंगा होगा तो एक्सपोर्ट गिरेगा, उत्पाद निर्यात कम होगा, निर्यात कम होगा तो उत्पादन कम करना होगा, उत्पादन जब कम करेंगे तो कंपनी बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार में कटौती होगी, गरीबी में वृद्धि होगी। इसे ही कहा जाता है डच डिजीज। अर्थात जब कोई देश जिन वस्तुओं का आयात करता है उन्हीं वस्तुओं का निर्यातक बन जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर कभी कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे ही कहा जाता है डच डिजीज कहा जाता है। फिर एक प्रश्न, अक्सर जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाती है तो हर देश क्या चाहता है? समानतः विकासशील देश और गरीब देश यह चाहते हैं
उनके यहां के दक्ष श्रमिक दुनिया के विकसित देशों में जाएं, अपनी सेवाएं दें और विदेशी मुद्रा अपने देश भेजें। फॉर एग्जाम्पल, भारत की कोशिश रहती है कि भारत के दक्ष श्रमिक, स्किल्ड लेबर यूरोप अमेरिका के बाजार में जाए, अपनी सर्विस दे, बदले में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो। वो पैसा इंडिया है। जैसे लाखों स्किल्ड लेबर मध्य एशिया यूरोप में काम करते हैं, अरबों डॉलर इंडिया में भेजते हैं, वो डॉलर आता है सीधे रुपए में कन्वर्ट होता है, इंडिया की इकोनॉमी बूम करती है, ग्रोथ करती है। पर हम किसी देश में हमारे श्रमिक तभी जाएंगे वो जब देश उसकी अनुमति दे। अनुमति देने के संदर्भ में वीजा का कॉन्सेप्ट है। समांतर देखा जाए, हर विकासशील और गरीब देश का नागरिक ये चाहता है कि यूरोप और अमेरिकी बाजार में अपनी सेवाएं दे। अमेरिकी बाजार के संबंध में कुछ वीजा का कॉन्सेप्ट है। वीजा हमेशा ध्यान दो, जिसमें अमेरिकी बाजार के संबंध में वीजा, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि वीजा के संबंध में कुछ देश अपने नियमों को कठोर बना चुके हैं। अमेरिका में जो वीजा दिया जाता है उस वीजा के कुछ रूप है। पहली बार H1 वीजा, H1B वीजा। जो H1B वीजा है, यह देखा जाए, यह अमेरिका का वीजा है। कहा जाता है नॉन इमाइग्रेंट कैटेगरी की बात करें, यह यूएसए का वीजा है। यह जो वीजा है अप्रवासी वर्ग का है। इमाइग्रेंट यह कंपनियों द्वारा कुशल श्रमिकों को दिया जाता है। इसका मतलब क्या चीज है? जो भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं अमेरिका में नौकरी करने के लिए, उन्हें H1B वीजा दिया जाता है। यह यूएसए का वीजा है। जब अमेरिका यह डिसीजन लेता है कि इस वीजा की संख्या कम की जाएगी, तो भारत चिंतित हो जाता है। मान लिया जाए अमेरिका प्रतिवर्ष 10 लाख ये वीजा जारी करता है, तो ज्यादातर जो लाभ है भारतीयों को मिलता है। पर इस वीजा में कटौती कर दी गई, 10 लाख से 5 लाख कर दिया गया, तो स्वाभाविक है भारत से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। हमेशा उसका दुष्प्रभाव क्या होगा कि भारत के इंजीनियर अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में कमाते हैं और अमेरिकन डॉलर इंडिया में भेजते हैं, अरबों डॉलर इंडिया में आता है। यदि इसकी संख्या कम होगी तो स्वाभाविक है हमेशा जो विदेशी मुद्रा भारत आती है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और दक्ष वर्कर्स या लेबर अमेरिका नहीं जा पाएगा। कभी कभी अमेरिका इस पर शुल्क की मात्रा बढ़ा देता है। जब शुल्क की मात्रा बढ़ा देगा तो पता यह चला कोई भी अमेरिकन कंपनी या भारतीय कंपनी भारतीयों को नहीं बुलाएगी। क्यों? शुल्क की मात्रा बढ़ गई तो स्वाभाविक है जो प्रोडक्शन कास्ट वो बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन कास्ट ना बढ़े इसके लिए वो कंपनी क्या करेगी?
भारतीयों को बुलाने से बचने की कोशिश करेगी। तो अमेरिका क्या करता है, या तो इस पर शुल्क बढ़ा देता है ताकि अमेरिकन कंपनी या वे भारतीय कंपनी जो अमेरिका में है वो भारतीयों को वीजा ना दें, या तो इसकी संख्या में कटौती कर दी जाती है। नंबर 2, L1 हम वीजा की बात करें। L1 वीजा, इसके दो रूप हैं, एक L1A और दूसरा है L1B वीजा। यह हमेशा ध्यान दो, यह भी वीजा अप्रवासी वर्ग के लिए, विशेषकर कहा जाए इमाइग्रेंट कैटेगरी का वीजा, या इमाइग्रेंट कैटेगरी का यह भी वीजा है। यह अमेरिका का वीजा है, अमेरिका इमाइग्रेंट कैटेगरी का वीजा है। यह जो है 7 वर्ष के लिए दिया जाता है, और विशेषकर दिया किसको जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर को। यह मैनेजर्स को दिया जाता है। नंबर 2, जो L1B वीजा है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह विशिष्ट योग्यता वाले लोगों को दिया जाता है। विशिष्ट इसकी जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 5 वर्ष होती है। तीसरी बात, J1 वीजा, यह भी यूएसए का है, विशेषकर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर आने वाले लोगों को दिया जाता है। यह भी यूएसए का वीजा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। L1A 7 वर्ष के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर को दिया जाता है। स्पेशल जो क्वालिटी जिन लोगों के पास है उन्हें दिया जाता है L1B वीजा। हम तीसरी चीज बात करें, J1 वीजा की बात करें। यह भी यूएसए का वीजा है हमेशा, और यह जो वीजा है विनिमय कार्यक्रम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यह वीजा दिया जाता है हमेशा, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, बिजनेस ट्रेनर्स, शोधकर्ता आते हैं। बिजनेस ट्रेनर्स, शोधकर्ता, इन्हें यह वीजा दिया जाता है। हमेशा ध्यान दो, सिंपल चीज है, यह वीजा विशेष प्रोफेसर को दिया जाता है। जितनी भी रिसर्च करने के लोग बाहर जाते हैं उन्हें वीजा दिया जाता है। जो बिजनेस ट्रेनर्स हैं या ऐसे लोगों को जिन्हें ट्रेनिंग दी जानी है अमेरिका में, जो अमेरिका में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उन्हें यह वीजा दिया जाता है। विवाद J1 वीजा को लेकर नहीं है, विवाद हमेशा H1B वीजा को लेकर होता है। L1A, L1B वीजा को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिलता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। विवाद किसको लेकर होता है?
H1B वीजा को लेकर विवाद होता है। और एक सबसे बड़ी चीज तो यह है, EB-5 वीजा की बात करें, ये उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, EB-5 वीजा। अमेरिका में निवेश करने के लिए हमेशा ध्यान दो, विदेशियों द्वारा निवेश करने के लिए यह वीजा दिया जाता है, EB-5 वीजा दिया जाता है। कालांतर में क्या किया जाए कि जिसे यह वीजा दिया जाता है उसे एक निश्चित अवधि के बाद अमेरिका में रहने की अनुमति दे दी जाती है और कालांतर में वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो वीजा है बनने की और अग्रसर की बात करें, इस प्रकार H1B वीजा, L1 वीजा, J1 वीजा, EB-5 हम वीजा की बात करें, इतने सारे तरह के वीजा का विचार है और भारत सरकार की पूरी कोशिश होती है H1B वीजा की संख्या बढ़े ताकि भारत के दक्ष श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। थैंक यू।